तो आज का फिजिक्स का चैप्टर है न्यूक्लियाई, है ना। न्यूक्लियाई के बारे में देखिए, न्यूक्लियाई क्या होता है। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़े हैं एटम में। एटम, ये एटम है, ये आपका एटम है। एटम में क्या है कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसका वैकेंट होता है। एटम जो है उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन वैकेंट होता है और उसका सारा मास और चार्ज यहाँ पे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर ये एटम मान लेते हैं कि हम लोग जनरली अगर लेते हैं मास में 10⁻⁻27 kg के रेंज में, AMU में लेते हैं, अगर 2 AMU इसका मास है, तो इसका मास जो होगा वो टोटल मास यहीं पे होगा। उसको समझने के लिए मान लेते हैं कि एटम का मास 5 ग्राम है, ठीक है। तो पूरा का पूरा पोर्शन, ऑलमोस्ट पोर्शन खाली होता है, तो ये जो 5 ग्राम है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। ये हम लोग बोर में भी देखे, ये रदरफोर्ड में भी देखे। और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो यहीं पे सेंटर में ही रहेगा। इसके बारे में हम लोग पहले भी डेफिनेशन पढ़े थे कि एटम के पास सेंटर में एक मैसिव सेंट्रल कोर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस का ही प्लूरल है न्यूक्लियाई। तो इस चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियस का ही प्लूरल है, ठीक है। तो न्यूक्लियाई में हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें है आपका फर्स्ट जो आया वो क्या आया कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है सर्कुलर ऑर्बिट में। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एटम चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस का बात करते हैं। न्यूक्लियस में 2 फंडामेंटल पार्टिकल होता है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये दोनों फंडामेंटल पार्टिकल है, दोनों ऑलमोस्ट सेम माना जाता है। सेम इन द सेंस कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास जो होता है वो लगभग सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोटॉन का मास है 1.6726 10⁻⁻27 kg, ये प्रोटॉन का मास है। और न्यूट्रॉन का मास है 1.6749 × 10⁻⁻27 kg, लगभग सेम। अगर आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट अगर आप लेते हैं तो 1.67 यहाँ पे है और 1.67 यहाँ पे है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों का मास जो लेते हैं वो 1.6726 और 1.67 ही ले लेते हैं, 26 नहीं लेते हैं। लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा हेवी होता है, थोड़ा उसका मास जो है वो अधिक होता है। लेकिन दोनों का दोनों कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, यहाँ पर होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है, हाँ जा रहा है, न्यूट्रॉन जो है वो आपका चार्जलेस होता है, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए नाम भी इसका न्यूट्रॉन है क्योंकि न्यूट्रल होता है। अब किसी एटम में कितना न्यूट्रॉन और कितना प्रोटॉन होगा इसके बारे में बात कर। प्रोटॉन तो आप पढ़ चुके हैं, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तब ना एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर के। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन के बारे में क्या है, न्यूट्रॉन कितना होगा, तो उसके लिए एक हाइपोथेसिस आया है, उसको बोलते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस एक थ्योरी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस का कहना क्या है वो देखिए कि अगर आप एक न्यूक्लियस लेते हैं, न्यूक्लियस को हम लोग सिंबल में ऐसे दिखाते हैं, कोई भी न्यूक्लियस को आप ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। ये होता है आपका एटॉमिक नंबर और ये होता है मास नंबर, है ना। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। ये होता है एटॉमिक नंबर और ये क्या होता है, मास नंबर। जेड आपका हो गया एटॉमिक नंबर, कोई भी एटम का एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे जेड। और ए आपका जो है, ये ए है मास नंबर। सपोज दैट आप ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का क्या होता है 8 16, आप इधर भी लिख सकते हैं 16, कोई दिक्कत नहीं है, 8 और 16 लिखते हैं। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग यह है कि 8 जितना मास एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही प्रोटॉन होगा। ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, दिस मीन्स कि इसके पास एक 8 इलेक्ट्रॉन होगा और 8 ही प्रोटॉन होगा। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन न्यूट्रॉन कितना है, तो यहाँ हम लोग ये देख लिए कि जेड ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही देता है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन मास नंबर, इससे क्या निकलेगा, मास नंबर में आप माइनस कर दीजिए एटॉमिक नंबर को, ठीक है, ए माइनस जेड।
ठीक है। ए माइनस जेड का जो वैल्यू आएगा, ए माइनस जेड, इतना आपका न्यूट्रॉन होगा। इतना क्या होगा? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का नंबर जो होता है वो ए माइनस जेड। किसी भी न्यूक्लियस का, किसी भी एटम का अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहेंगे तो आएगा ए माइनस जेड। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस से पता चल गया कि जेड होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जेड ही होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन भी आपका जेड होगा, और ए माइनस जेड ये आपका हो जाएगा क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ गए? तो जेड इलेक्ट्रॉन, जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन, ये किसी भी न्यूक्लियस में, किसी भी एटम में हम लोग ये लेकर के चलते हैं। तो ये आपका है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। ठीक है, ले लेते हैं और दोनों हाइपोथेसिस को ले लेते हैं, है ना। न्यूक्लियस के बारे में आप लोग को पहले बताया है, फिर भी एक बार देख लीजिए। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस an atom consists a massive central core in which total positive charge and almost total mass of the atom are concentrated called this core is known as न्यूक्लियस। इस कोर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में समझ गए, बताइए दिया आप लोग को। इसमें जो आपका आने वाला है क्या हुआ? फिर से आपको एक बार बता दे रहे हैं, लिख दिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? एन एटम कंसिस्ट अ मैसिव सेंट्रल कोर। एटम के पास जो कोर होता है, सेंट्रल कोर, है ना, मैसिव मतलब भारी, इन विच टोटल पॉजिटिव चार्ज, जिसमें कि टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट टोटल मास ऑफ द एटम आर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। दिस कोर इज नोन एज न्यूक्लियस। इसके बारे में हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस अभी आप लोग को समझा है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस एन एटम विथ एटॉमिक नंबर जेड and mass number A has Z protons and A minus Z neutrons। यहाँ ये ले सकते हैं कि to make the atom electrically neutral the number of electron is also Z। तो इसको एक बार और फिर से देख लीजिए, हम ये बात फिर से बता दे रहे हैं आप लोग को। कोई भी अगर आप न्यूक्लियस लेते हैं, कोई भी अगर आप एटम लेते हैं तो उसको डिनोट करते हैं इस तरह से। इसको बोला जाता है न्यूक्लियाइड। सबके लिए हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियाइड। ये हो गया Z और ये हो गया A। एक्स न्यूक्लियाइड है, न्यूक्लियस का सिंबल को बोलेंगे न्यूक्लियाइड। ये Z हो गया आपका एटॉमिक नंबर और A क्या हो गया? मास नंबर। तो X को बोलेंगे, X का ये सिंबल है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। Z हो गया आपका एटॉमिक नंबर, Z है एटॉमिक नंबर, और A जो है, A आपका है, ये है मास नंबर। A क्या है? A है मास नंबर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो हाइपोथेसिस है वो ये बोलता है कि इससे आप क्या निकाल सकते हैं। देयरफॉर इससे होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू जेड। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, और जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी क्या होगा? जेड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जेड, क्योंकि जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तभी ना हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर कैंसिल। उसके बाद यहां से लेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? ए माइनस जेड। समझे बात को?
एग्जाम्पल दे देते हैं तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, दिख रहा है इधर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज दैट गोल्ड ले लीजिए, है ना। गोल्ड AU होता है 97 और ये होता है 167। गोल्ड का एटॉमिक नंबर और मास नंबर है 97 और 79, सॉरी रुको तो इसको 7 और 197। छोटा भी ले सकते थे, हम बड़ा ही ले रहे हैं, है ना। तो इसमें कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन और कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए जेड आपका 79 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा 79। जो एटॉमिक नंबर वही उतना ही प्रोटॉन होगा। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 79। जितना आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, सेम जेड दोनों ले लिए। उसके बाद लेना है आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू हो जाएगा 197 माइनस 79, यही है A माइनस जेड। तो 197 में 79 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 17 माइनस 9 8 आ जाएगा, और 8 माइनस 1 1, और ये हो गया आपका 118। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया 118, है ना। कभी कभी ऐसा भी होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम भी आएगा, जो आना होगा ये दोनों माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। तो क्लियर है, पूरे जो अभी तक बताया उसका समरी यही है। एग्जाम्पल कि कोई भी न्यूक्लियाइड दिया हुआ न्यूक्लियस है, गोल्ड ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 79, मास नंबर 197, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 79 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 79 होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिस माइनस दिस 197 माइनस 79 118 होगा। यही आपका है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के बाद आइए, है ना, टॉपिक है उसी बेसिस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसके बेसिस पे हम लोग एटम्स को मतलब डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं, है ना। किसमें डिवाइड करते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोटोप्स एक होता है, दूसरा क्या है आइसोबार्स, और थर्ड जो है ये आपका है आइसोटोन्स। ठीक है, तो आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन ये क्या है वो समझिए। आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, है ना, नोटेड पढ़ना है। आइसोटोप्स का मतलब होता है इसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा। इसमें क्या है, सेम एटॉमिक नंबर सेम होगा और डिफरेंट मास नंबर, इसमें होगा डिफरेंट मास नंबर। ये है आपका आइसोटोप। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट कैसे होगा, जैसे आप पढ़े होंगे कार्बन का दो आइसोटोप, दो हम लोग लेते हैं एलिमेंट का, ये 614 भी होता है, 612 भी होता है, और C614 भी होता है। समझ गए बात को, C612 और C614। यहाँ पर क्या है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है सेम है, बट मास नंबर क्या है डिफरेंट है। इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोप्स। बहुत सारा एग्जांपल ऐसा होता है, मान के चलिए कि ऑलमोस्ट क्या लगभग इनर्ट गैस को छोड़ करके जितना भी एलिमेंट पाया जाता है वो सब एलिमेंट प्योर फॉर्म में नहीं होता है, सबका आइसोटोप होता है। तो ये हो गया आपका आइसोटोप। समझ गए। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लिथियम है, लिथियम लीजिएगा C3 और 6 भी होता है, और 3 और 7 भी होता है। समझे बात को। तो ये हो गया आपका आइसोटोप। आइसोबार्स में क्या होगा, आइसोबार में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें होगा सेम मास नंबर, इसमें हो जाएगा सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। समझ गए। मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। कैसे होगा देखिए, जैसे सपोज दैट आप ले लीजिए कैल्शियम, कैल्शियम होता है 1737, और सल्फर ले लीजिए, ये भी होता है आपका 16, सल्फर का 16 होता है ना, 16 कैल्शियम 17 किसका है, और उसके बाद होता है सल्फर का 16 है,
है ना, सल्फर 16 37। अब बोलिएगा कि नहीं सर 16 के बाद 37 और 32 ही पड़े हुए हैं, है ना, तो ये उसका हम लोग ले रहे हैं वो टर्म जो आइसोटोप है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। और भी ले लीजिए, बहुत सिंपल एग्जांपल अगर आपको लेना है तो हाइड्रोजन हीलियम ले लीजिए, 1H3 होता है और 2He3 भी होता है हीलियम का आइसोटोप। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम को बोलेंगे हम लोग आइसोबार्स। ठीक है, यहाँ क्लोरीन ही लिखे हैं। उसके बाद क्या है, तो ये आइसोबार क्लियर हो गया। इसमें क्या होगा, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये दोनों को याद रखिएगा। इसमें इसका जस्ट उल्टा होगा आपका आइसोबार, है ना, मास एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, आइसोटोप्स, और मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोबार्स। ये तो क्लियर हो गया। अब आइसोटोन्स में आते हैं। आइसोटोन क्या है, आइसोटोन में क्या होता है इसमें, हाँ तो ऐसा नहीं है कि सल्फर का जो है 37 नहीं होता है, या कैल्शियम या क्लोरीन का 37 नहीं होता, होता है, उसका आइसोटोप का होता है। आइसोटोप का ही टर्म लेकर चल रहे हैं। प्योर तो आप लोग पढ़े हैं, हीलियम का भी लेंगे, हीलियम का 2He4 होता है। अब बोलिएगा सर आप 2He3 लिख रहे हैं, हीलियम का आइसोटोप यहाँ पर ले रहे हैं, एक एटम जिसका 3 मास नंबर होगा उसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं। हाइड्रोजन का भी होता है 1H1, 1H2 भी होता है, 1H3 भी होता है, हम लोग यहाँ 1H3 को लेकर के चल रहे हैं। तो मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, आइसोबार हो गया। क्लियर है। अब आइसोटोन्स, आइसोटोन के लिए एक बात दिमाग में रखना है, सिर्फ इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होना चाहिए। वो कैसे होगा, जैसे देखिए अभी हम लोग यहाँ पे लिए हैं C614, इसी को लेकर चलते हैं C614। फिर अब यहाँ नहीं बोलना है सर C612 होता है, 14 भी होता है, तो C614 ले लिए। ऑक्सीजन ले लीजिए, सिंपल है, ऑक्सीजन इसका होता है 8 और 16, 8 और 16, दो एटम लिए हैं, एक कार्बन का लिए है C614, दूसरा ऑक्सीजन का लिए है 8 और 16। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन कैसे, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, 14 माइनस 6 करिएगा तो 8 आ जाएगा। और यहाँ इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, 16 माइनस 8 करेंगे 8 आ जाएगा। देखिए तो दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, माइनस करने के बाद निकलता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों का सेम है, तब इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोन्स। क्लियर है, तो 3 टर्म आया इसमें, है ना, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, समझ गए। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, आइसोबार्स में मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, और आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होगा। ठीक है, जो तीन टॉपिक बताया, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। Isotopes, the atoms having same atomic number but different mass number. Atomic number same, mass number different are called isotopes. देखिए 6 दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों का मास नंबर डिफरेंट है, आइसोटोप हो गया। लिथियम एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, आइसोटोप हो गया। आइसोबार्स में क्या है, द एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो यहाँ पर मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 17 है, 16 है, मास नंबर सेम है, 37 है। यहाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 1 और 2, मास नंबर सेम है, 3। तो ये हो गया आपका आइसोबार्स। उसके बाद आते हैं आइसोटोन्स में, द एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, जिसका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। एग्जाम्पल लिए हैं C614, O816। देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन C614 कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 माइनस 6 करेंगे 8 आएगा, 8 न्यूट्रॉन है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑक्सीजन 16 8, तो ये 16 माइनस 8 क्या आ जाएगा 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये हो गया आपका आइसोटोन्स। क्लियर है। देखिए इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। टॉपिक आपका है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हम लोग लिए हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 लिए हैं। तीनों का मास होगा, तीनों का मास कितना होता है और उसको कैसे मेजर करेंगे वो देखिए।
एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कैसे किया गया है आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, 1 AMU है ना। 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। C12 एटम, ऐसा आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। ऐसा ही क्यों लेते हैं ये देखिए, कार्बन जो होता है उसमें कितना प्रोटॉन होता है, 12 प्रोटॉन। कार्बन में कितना प्रोटॉन होता है, 12 प्रोटॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हम न्यूक्लियस दिखाए हैं। तो C12 जो होता है उसमें 12 प्रोटॉन होता है। एक प्रोटॉन का मास को ही हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 1 प्रोटॉन का जो मास होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन उसको लेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर 12 प्रोटॉन है। 12 प्रोटॉन है तो उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 प्रोटॉन आ जाएगा। तो 1 पार्ट जो आया, 1 प्रोटॉन जो आया, उसके मास को बोलेंगे 1 AMU। तो 1 AMU को डिफाइन करते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। और 1 AMU का वैल्यू कितना होता है, 1 AMU इसका वैल्यू होता है 1.660565 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। इसी को हम लोग 1.67 ले लेते हैं जनरली, लेकिन ये होता है 1.660565 इंटू 10 टू दी पावर -27। तो यहाँ पे हम लोग जब लेंगे प्रोटॉन, अब इससे प्रोटॉन के मास को भी हम लोग मेजर करेंगे, तो AMU में जो प्रोटॉन का मास आएगा वो थोड़ा 1 के आसपास, 1 से थोड़ा बड़ा, 1 से थोड़ा छोटा ऐसे करके आएगा। क्योंकि 1 AMU में आप जनरली डिवाइड क्या किए हैं, उसमें एटम पूरा का पूरा है, C12 एटम है। तो इस एटम में क्या होगा, आपका एटम अगर आप ले रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन भी होगा, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग 12 पार्ट से डिवाइड कर रहे हैं। तो 12 इसमें है प्रोटॉन, आप इसको 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 को हम लोग बोलेंगे 1 AMU। तो कार्बन 12 को 12 से डिवाइड करिए, जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट। 65 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। इसी, अब AMU तो यूनिट हो गया, AMU एक यूनिट है। अब ये यूनिट में हम लोग प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, उसके बाद न्यूट्रॉन का मास, सब का मास ले सकते हैं। कैसे लेंगे वो देखिए, अगर आप मास ऑफ लेते हैं इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में होता है 0.0055, समझे बात को। और ये होता है आपका AMU। इसको केजी में अगर आप प्रोटॉन का मास लेते हैं, प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास आएगा 1.0073 AMU, है ना, AMU होता है। इसको केजी में कन्वर्ट करिएगा 1.6726 10 टू दी पावर -37 kg, 31 के -27 kg, ये प्रोटॉन का मास है। मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन थोड़ा हेवी होता है, 1.0086 लेंगे, है ना। और AMU, और इसका वैल्यू होता है 1.6749 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। इस चैप्टर में हम लोग को थोड़ा लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आगे आकर के आएगा मास डिफेक्ट, मास का डिफरेंस भी लेंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए डिफरेंस लेकर के चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, सबको हम लोग AMU में लेकर के चलेंगे। तो 1 AMU को डिफाइन कर दे रहे हैं। 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। 1 AMU का डेफिनेशन हो जाएगा। तो 1 AMU को लिखिएगा क्या, 1 AMU जो भी लिखे थे ये इसको लिखिए 1/12, और ये हो जाएगा मास ऑफ C12 एटम, C12 एटम का मास। 1 AMU का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1.660565 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। वैल्यू भी आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समझ गए, बड़ा वैल्यू है, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा वैल्यू। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप लीजिएगा, है ना, AMU के फॉर्म में Me, तो अभी लिख भी दिए थे आप लोग को, 0.00055 AMU होता है, 0.00055 AMU, जिसका वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg के फॉर्म में। उसके बाद आप लीजिए मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ले लीजिए। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा ये होता है 1.0073 AMU,
AMU होता है, ये हो जाएगा 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बोले आप लोग को कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा हेवी होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.0086 AMU, यानी कि ये हो जाएगा 1.6749 और इंटू 10⁻⁻27 kg। एक और ले लेते हैं इसमें, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है ना, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर लीजिएगा, मास ऑफ H एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो उसमें होता ही नहीं है, तो इसका वैल्यू थोड़ा सा बढ़ता है 1.0078 AMU। इसी फॉर्म में इसको लेकर के हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सबका मास AMU के फॉर्म में। आगे का जो टर्म है, टॉपिक है, ये इसमें है न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज, साइज तो समझ रहे हैं, न्यूक्लियस का साइज का बात कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस है। ये दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इतना बड़ा अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर कितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा, वही उसका साइज होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस का साइज ज्यादा होगा। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नंबर कम होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस का साइज कम होगा। मतलब जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता है, साइज का मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं रेडियस। साइज मतलब रेडियस या वॉल्यूम हम लोग निकाल रहे हैं, कितना वॉल्यूम में रहेगा न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो आप बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मतलब न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। न्यूक्लियॉन्स का नंबर का मतलब क्या हुआ? मतलब हो गया मास नंबर। मतलब कितना हो गया? मास नंबर होना भी चाहिए। अगर 10 न्यूक्लियॉन रहेगा तो छोटा साइज, छोटा वॉल्यूम होगा। अगर 20 न्यूक्लियॉन हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 30, 40, 50 अगर न्यूक्लियॉन्स बढ़ता जाएगा, मतलब अगर न्यूक्लियस का मास नंबर बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस का साइज भी क्या होगा? बड़ा होते जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर। बात को समझे? साइज में हम लोग लिखेंगे, न्यूक्लियर साइज में क्या लिखेंगे कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो साइज होगा, साइज का मतलब आप बोल सकते हैं वॉल्यूम। साइज का मतलब क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मास नंबर। क्या होगा? मास नंबर। क्यों ले रहे हैं ये अभी आप लोग को बताए। देखिए, अगर आप लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होता है? जितना उसका मास नंबर होता है। मास नंबर जितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स उतना ही ना होता है। तो मास नंबर अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आप 10 लोग रह रहे हैं, यहाँ पर 10 लोग रह रहे हैं, जितना बड़ा एक वॉल्यूम में अगर 20 लोग को रहना होगा तो वॉल्यूम को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। मतलब साइज बढ़ रहा है कब? जब इसका न्यूक्लियॉन्स बढ़ रहा है। न्यूक्लियॉन्स मतलब हो गया मास नंबर। तो इस केस में हम लोग लिखे हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, क्या लिए यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? मास नंबर का। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। वॉल्यूम क्या लेते हैं? वॉल्यूम अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि न्यूक्लियस जो होगा वो स्फेरिकल शेप में होता है और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर।
मास नंबर किसको बोलते हैं? ए को बोलते हैं, मास नंबर ए होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। यहां से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को हटाएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा के इंटू ए। के जो है ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो आर क्यूब फाइंड किए, यहां से आर क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3ka बाय 4 पाई। 3k इक्वल्स बाय क्या होगा? 4 पाई। 3 हो गया मल्टीप्लाई और 4 पाई किस में आ गया? डिवाइड में। ये पावर 3 को अगर आप इधर ले जाते हैं तो क्या आएगा? ये 3ka बाय 4 पाई और इसका पावर हो जाएगा 1/3। 4 पाई इसका पावर हो जाएगा क्या? 1/3। ये हो गया। अब यहाँ पे 1/3 पावर दोनों को अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करते हैं तो r इक्वल्स टू 3k बाय 4 पाई। 3k बाय 4 पाई, इसका पावर 1/3 और a का भी पावर क्या हो जाएगा? 1/3। a को अलग किए हैं क्योंकि a चेंज होगा, अलग अलग न्यूक्लियस का मास नंबर अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पर k कांस्टेंट है, 4 पाई ये सब कांस्टेंट है। ये सारा कांस्टेंट है, इसको एक कांस्टेंट हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, r इक्वल्स टू इसको मान ले लेते हैं r0 और r0 और इसका पावर में क्या आ गया? a का पावर 1/3। तो ये निकल गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। r इक्वल्स टू r0 a टू दी पावर 1/3। वेयर r0 क्या है? R0 कांस्टेंट है, किसका वैल्यू है? 3k बाई 4 पाई का पावर 1/3 और इसका वैल्यू निकालिएगा अगर R0 का तो यह आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर में आता है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो साइज होता है 1.2 मतलब फर्मी के रेंज में होता है 10 टू दी पावर -15। तो अब यहां से इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे? जिसका भी न्यूक्लियस का रेडियस निकालना रहेगा, सपोज दैट आप हाइड्रोजन लेते हैं उसका मास नंबर पुट कर दीजिए, हीलियम लेते हैं उसका मास नंबर पुट कर दीजिए, जिसका भी निकालना, ऑक्सीजन का निकालना है, मास नंबर 16 है, 16 पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए, जो आएगा r वो उसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। बाकी r0 तो कांस्टेंट सब में पुट करना है, 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -15। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज के बाद अब आइए डेंसिटी। साइज में वॉल्यूम देख लिए, उसका रेडियस निकाल लिए। अब न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी जो हम लोग पढ़े जो नॉर्मल मास पर यूनिट वॉल्यूम, वही है डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर डेंसिटी है तो मास ऑफ द न्यूक्लियस पर यूनिट इट्स वॉल्यूम। न्यूक्लियस का मास लेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर डेंसिटी। नेम से क्लियर है, न्यूक्लियर डेंसिटी। अब ये ले रहे हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में आप लोग को बताएं। न्यूक्लियस का रेडियस हम लोग लेते हैं, ये रेडियस r है ना। न्यूक्लियस में कितना न्यूक्लियॉन्स होता है? a न्यूक्लियॉन्स। a क्या है इसमें? न्यूक्लियॉन्स। जितना मास नंबर उतना न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियर डेंसिटी हम लोग लेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, है ना, कि द मास ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट इट्स वॉल्यूम, पर यूनिट इट्स वॉल्यूम, मास ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड न्यूक्लियर डेंसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, लेट मान लीजिए यहाँ पे कि न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है तो उसका मास होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के मास को ऑलमोस्ट हम लोग इक्वल मान करके चलते हैं। तो m लेते हैं, मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन, मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन, हर एक न्यूक्लियॉन का जो मास है वो क्या मान लेते हैं? m है। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियस ये हो जाएगा m इंटू a। एक न्यूक्लियॉन का मास m, तो a न्यूक्लियॉन, जितना मास नंबर उतना न्यूक्लियॉन, तो a न्यूक्लियॉन का मास क्या हो जाएगा? m इंटू a। क्लियर है? अब आइए न्यूक्लियर डेंसिटी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा? डेंसिटी जो होता है मास ऑफ न्यूक्लियस टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस
टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डेंसिटी हो जाएगा m, मास ऑफ न्यूक्लियस अगर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा m इंटू ए, और वॉल्यूम स्फीयर है न्यूक्लियस, इसको लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब थोड़ा सॉल्व करिए इसको, यहां पे ले लेते हैं तो रो इक्वल्स टू क्या होगा एम ए तो है ही, और ये वॉल्यूम लेते हैं 4/3 पाई आर का फॉर्मूला भी आप लोग को पढ़ा है ना, रेडियस जो निकाले न्यूक्लियस का, आर इक्वल्स टू लिए थे आर नॉट ए टू दी पावर 1/3, और इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब, आर का वैल्यू पुट कर दिए हैं 3 को ऊपर ले जाएंगे तो रो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3ma/4 पाई, ये क्यूब दोनों में चला आएगा, आर नॉट का भी क्यूब हो जाएगा और a का पावर 1/3 का भी होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, दोनों में क्यूब जाएगा तो ये क्यूब से क्यूब क्या हो गया कैंसिल, तो रो इक्वल्स टू आ गया 3ma/4 पाई आर नॉट का क्यूब, और इंटू में क्या आएगा ए से ए कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल होगा तो रो का वैल्यू 3m/4 पाई आर नॉट का क्यूब, ये निकल गया न्यूक्लियर डेंसिटी। अब यहाँ क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ ये देखेंगे कि मास मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स फिक्स है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, और आर नॉट का वैल्यू हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा हियर, यहाँ पर लीजिएगा m का वैल्यू 1.67 10 टू दी पावर -27, और आर नॉट का वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर, बाकी 3 और 4 पाई तो कांस्टेंट है। ये सब वैल्यू पुट करके अगर सॉल्व करिएगा तो रो आ जाएगा न्यूक्लियर डेंसिटी, रो इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब, रो का वैल्यू आएगा 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 17 केजी पर मीटर से आया। 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 17 जो आया, इतना बड़ा वैल्यू कैसे आया है, बड़ा वैल्यू है ना, 10 टू दी पावर 17 बहुत बड़ा वैल्यू होता है, 10 का पावर 17 0, तो न्यूक्लियस बहुत हेवी होता है। सोचिए कि जितना बड़ा एटम होता है उसका पूरा मास छोटा सा जगह में होता है न्यूक्लियस, सारे न्यूक्लियस को सिर्फ आप मिलाइएगा तो बहुत ज्यादा हेवी होगा, क्योंकि एक न्यूक्लियस जो है वो एटम का 1 लाख गुना छोटा होता है, तो 1 लाख गुना एटम जितना बड़ा है उसका टोटल मास कहाँ पर है, छोटा सा न्यूक्लियस में। अब ऐसा सिर्फ न्यूक्लियस ही अगर आप लेते हैं तो उसका मास बहुत हेवी होगा, इसलिए उसका डेंसिटी जो है बहुत हाई आता है, 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियस का डेंसिटी। इसके बाद का टॉपिक में आइए, इसके बाद का टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, हम लोग अभी देखे न्यूक्लियर साइज, सब कुछ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर साइज आया, न्यूक्लियर डेंसिटी आया, अब न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ठीक है, ये फंडामेंटल जो फोर्स होता है, 4 फंडामेंटल फोर्स है, उसमें एक न्यूक्लियर फोर्स भी आता है। ठीक है, कैसे वो देखिए, यहाँ पे ले लीजिए, फिर से वही ले ले हम लोग, सब में न्यूक्लियस ले रहे हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है, बहुत सारा पॉजिटिव प्रोटॉन होगा, जितना भी है ये सब पॉजिटिव है, ये सब प्रोटॉन है ना, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। समझ गए, ये एटम नहीं दिखा रहे हैं, मत समझ लीजिएगा, ये न्यूक्लियस है। और प्रोटॉन के साथ साथ क्या होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। न्यूट्रॉन जो है वो आपका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ऐसे रहेगा। ठीक है, इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, न्यूट्रॉन जहां पर है न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन तो पॉजिटिव है। प्रोटॉन अगर पॉजिटिव है तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करने के बाद ये पॉजिटिव न्यूक्लियस से बाहर आ जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि पॉजिटिव रिपल्सन होगा, रिपल्सन हो एक दूसरे को धक्का देगा तो बाहर आ जाना चाहिए। बीच में फंसा हुआ न्यूट्रॉन भी है, अगर वो धक्का खाएगा तो वही बाहर आ जाएगा। मतलब ये ऐसा हो सकता था कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स जो है वो बाहर निकल सकता था, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। न्यूक्लियस से प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकलता है, तो क्यों नहीं निकलता है, कोई ना कोई एक फोर्स जो है वो इसको बांध करके रखता होगा। जैसे क्लासरूम में हम लोग अगर क्लास लेते हैं तो क्या होता है, मान लेते हैं हम क्लास ले रहे हैं,
क्लास ले रहे हैं उस समय सब लोग क्लासरूम के अंदर होता है, लेकिन आप क्लास से बाहर चले जाइए, 10 मिनट के लिए बाहर चले जाइए अगर, तो होता क्या है कि 2-4 लोग इधर उधर घूमने फिरने लगता है। कोई क्लास से बाहर निकल गया, कोई कुछ पानी पीने चला गया, कहीं कुछ जाने लगता है। जब तक क्लास में है तब तक जो है वो सब क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हम जैसे क्लास से बाहर निकले इसका मतलब जो है वो कोई कहीं भी मूव कर सकता है। तो जब तक क्लास में है तो किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि किसी को डांटते हैं, बोलते हैं क्लास के अंदर बैठे रहो, ऐसा नहीं है। अपने आप सब क्लास के अंदर बैठा हुआ रहता है। इसका मतलब ये है कि एक फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है जो सबको बांध करके रखता है। वो फोर्स दिखता नहीं है, लेकिन एक फोर्स लगता है जो सबको क्या करता है, इसके अंदर बांध करके रखता है। इसी फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये पॉजिटिव नेगेटिव जितना भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव और न्यूट्रॉन, ये बाहर निकल सकता था लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है। इसका मतलब कोई न कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो इसको बांध करके इसके अंदर रखेगा। तो जो फोर्स इसको बांध के अंदर रखता है उस फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। मतलब द फोर्स विच बाइंड्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ में आया? ये फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बात क्या है? सबसे पहला बात तो ये है कि ये आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स, उसके पहले ले लेते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये फर्स्ट है, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है ये है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। स्ट्रांग फोर्स होगा तब पॉजिटिव को रिपेल नहीं होने देगा, बाहर नहीं निकलने देगा, ये इसको न्यूक्लियस के अंदर बांध करके रखेगा। ये फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या है? सेकेंड नंबर में यह है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब क्या है? न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, ये न्यूक्लियस के बाहर नहीं लगता है। नाम ही है न्यूक्लियर फोर्स, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगता है। और न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, मतलब ये शॉर्ट रेंज फोर्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। थर्ड ये है कि इसका चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है। ये जो कैरेक्टर है इसका वो चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है। चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर का क्या मतलब है? ये नहीं सोचना है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सिर्फ पॉजिटिव यानी प्रोटॉन के बीच में ही लगता है। न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा। तो कोई चार्ज है उसका पॉजिटिव है या चार्जलेस है उससे कोई मतलब नहीं है, सब के बीच में फोर्स जो है वो सेम लगता है। मतलब प्रोटॉन के बीच का फोर्स, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स और न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स सब क्या होता है? सेम होता है। तो ये इसका हो गया चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। एक और होता है इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स का प्रॉपर्टी कि वो वेरिएशन होता है, डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। वेरी कैसे करता है ये भी ग्राफ हम बनाएंगे तो आप लोग को बता देंगे, डिटेल समझा देंगे। तो ये है आपका न्यूक्लियर फोर्स। कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखिए न्यूक्लियर फोर्स को हम डिफाइन कर दे रहे हैं, है ना। न्यूक्लियर फोर्स जो बताया गया आप लोग को फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं लिखते हुए, ठीक है, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, किसके बीच में लगेगा? न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगेगा, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स मतलब वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, protons and neutrons, which binds the nucleons inside the nucleus इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। जो फोर्स क्या करे? न्यूक्लियॉन्स को मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखता है, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियर फोर्स। समझे बात को? न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम लोग लेते हैं, इसका प्रॉपर्टीज कुछ ले लेते हैं जो ये आप लोग को बताया प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स का प्रॉपर्टीज ले लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी बताए ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, मतलब नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, ठीक है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज द
स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। समझ गए? रेशियो अगर लेना चाहते हैं, इसका देखना चाहेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसके बाद लीजिए न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 होगा तो इसका 10⁻36 टाइम्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसका 10⁻38 टाइम्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। मतलब न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर का। दूसरा क्या है, सेकेंड इसका प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये क्या होगा? शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का क्या मतलब है? शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस के अंदर ही लगेगा। न्यूक्लियस छोटा होता है, बहुत बड़ा तो नहीं होता, 1 फर्मी 2 फर्मी होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर ही लगेगा, न्यूक्लियस से बाहर नहीं लगता, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज। न्यूक्लियस छोटा होता है ना, इसलिए इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शॉर्ट रेंज फोर्स। ये दिख रहा है बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही लगेगा, उसके बाहर नहीं लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसका रेंज बहुत कम होता है। थर्ड जो है, ये है आपका चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है ना। यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स जो है वो क्या है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन है जो कि चार्ज नहीं होता, उसके पास चार्जलेस है। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स जो होगा वो सब का सब क्या होता है? सेम होता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है। मतलब द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड on charge of nucleons, न्यूक्लियॉन्स के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। दैट इज क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन, उसके बाद ले लीजिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन या ले लीजिए न्यूट्रॉन आर सेम। ये सब का सब क्या होगा? सेम होगा, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। और फोर्थ एक और है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन विथ डिस्टेंस, है ना। वेरिएशन विथ डिस्टेंस के साथ थोड़ा सा वेरी करता है। कैसे वेरी करेगा उसके बारे में देखिए, एक छोटा सा हम ग्राफ बना दे रहे हैं वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस का। इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ बनाया, ग्राफ में क्या है वो देखिए। इधर ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी है, इधर आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस अगर आप बनाए हैं, डिस्टेंस क्या लिए? यहां से यहां तक देखिए, यहां से लेके जब यहां तक हम लोग जा रहे हैं लगभग, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव है। और नीचे जब जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? निगेटिव। बस यही सिर्फ इस ग्राफ में समझना है, पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ के ऊपर जब जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव है और यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो ये क्या है? निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब यह है कि फोर्स जो है आपका वो रिपल्सिव होगा, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है वहां पर फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है। कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। कैसे नेगेटिव को अगर आपको समझना है तो आप चार्ज को समझिए। ऐसे चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर होता है, कब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है और कब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है, ये चीज का कंफ्यूजन है। वो कैसे समझिएगा, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पॉजिटिव लीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक लीजिए नेगेटिव चार्ज, है ना। ये यहाँ से इससे मतलब नहीं है, आपको हम पोटेंशियल एनर्जी का क्लियर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो यहाँ पर फोर्स अट्रैक्टिव होगा। फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव। फोर्स आपका आ रहा है एफ, फोर्स आ रहा है अट्रैक्टिव, है ना। फोर्स अट्रैक्टिव आ रहा है। इस केस में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का? माइनस के Q1 इंटू Q2 बाय आर। तो हम एक नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव होगा के, और माइनस क्यू लीजिएगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है? नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है? नेगेटिव। और फोर्स यहाँ पर कैसा आ रहा है? अट्रैक्टिव। अगर दोनों पॉजिटिव लेते, अगर ये दोनों केस दोनों पॉजिटिव ले लेते, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तब यहाँ पर फोर्स क्या आता? यहाँ पर फोर्स आपका आता रिपल्सिव।
फोर्स जो है वो क्या आता है, रिपल्सिव, और उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गया, लेकिन फोर्स दोनों के बीच में जो लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। अब यहाँ पे आइए, 0 से लेकर के 200, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो ये ग्राफ है। अगर आप बनाएंगे मतलब न्यूक्लियर फोर्स का वेरिएशन ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऐसा बनता है, एनर्जी हम दिखा दिए है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ये बनाया हुआ है। यहाँ से पीछे अगर जाते हैं तो ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ से पीछे जाते हैं तो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि आपका फोर्स जो है वो कैसा है, रिपल्सिव। और यहाँ के बाद अगर नीचे जा रहे हैं, इधर का केस जितना भी आ रहा है, मतलब R0 से आगे जाइए, खासकर R0 से आगे में तो पूरा नेगेटिव है, थोड़ा सा पीछे में मतलब यहाँ पर ये केस, ये पूरा केस दिखा रहा है नेगेटिव है, नेगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर R0 से छोटा लीजिएगा तो फोर्स जो है वो आएगा रिपल्सिव, और R0 से बड़ा लीजिएगा तो फोर्स कैसा आएगा, अट्रैक्टिव आएगा। यही यहाँ पर ये इसमें ग्राफ में दिखाया हुआ है कि R0 से पहले, लगभग पहले, थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं इसको, लगभग पहले पॉजिटिव तो आपका हो गया ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, तो हो गया रिपल्सिव, और इस केस में इससे आगे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, मतलब ये हो गया अट्रैक्टिव। नेगेटिव कैसे है, वैल्यू यहाँ नेगेटिव आ रहा है ना, ये नेगेटिव आ रहा है वैल्यू, और इधर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। देखिए थोड़ा सा फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा। 0 से ऊपर पॉजिटिव है और 0 से नीचे नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर जो ग्राफ आ रहा है ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का है, और जो नीचे ग्राफ आ रहा है वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का है। अगर ग्राफ में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये ग्राफ को थोड़ा सा और हम ठीक कर दे रहे हैं, ऐसे करके यहां से इधर ही ले लेते हैं, ऐसे लीजिए, ऐसे यहाँ पर ऐसे ले लिए, है ना। अब तो ये ग्राफ दिखेगा आपको, लीजिए ग्राफ दिख रहा है जी। यहां से यहां तक लगभग R0 से पीछे आप जाइएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा एनर्जी, और R0 से आगे आ जाइएगा, इधर पूरा जितना भी इधर है, इधर एनर्जी नेगेटिव है। 0 से -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो 0 से -100 तो ये पूरा नेगेटिव का पार्ट है, और इसके पीछे यहां से पीछे जाइएगा, इसका क्या पार्ट है, पॉजिटिव का पार्ट है, यहां से आना पॉजिटिव है। जहां पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, फोर्स अट्रैक्टिव होगा, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव वहां पर फोर्स रिपल्सिव होगा, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव। यहां हम लिख दिया, देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, यहां से इधर आगे नेगेटिव है, तो यहां पर फोर्स अट्रैक्टिव होगा। ये फोर्स किस फोर्स का बात कर रहे हैं, ये फोर्स बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स का। अब इसको हम मिटा देते हैं, है ना, ये मिटा देते हैं, इसका कंफ्यूजन को आप इसको दूर कर लीजिए, यहां हम लिख देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। फॉर द डिस्टेंस less than R0, potential energy is positive. That is the force मतलब न्यूक्लियर फोर्स is repulsive. फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव होगा। उसके बाद इसके यहां से पीछे का बात किए, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब फोर्स रिपल्सिव होगा। अब इसके आगे का बात कर रहे हैं, नीचे वाला ग्राफ। फॉर द डिस्टेंस ग्रेटर देन R0, है ना, R0 से बड़ा का अगर ले रहे हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव। दिख रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है कि नहीं है। R0 से बड़ा के लिए पूरा लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहां से यहां तक निगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव तो नहीं आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज फोर्स इज अट्रैक्टिव, दैट इज द फोर्स इज अट्रैक्टिव। ये तो दिमाग में काम करेगा, ये तो आप दिमाग में रख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव जहां पर है, फोर्स अट्रैक्टिव है। कहां नेगेटिव है, R0 से आगे। बोलेगा R0 से पीछे भी तो है, इतना छोटा सा है पोर्शन, ले सकते हैं इसको, इसीलिए जस्ट R0 के मतलब नियरली इक्वल टू ले रहे हैं। लेकिन R0 के आगे आप जाएंगे, ग्राफ तो ऊपर जा नहीं रहा है, R0 के ग्राफ इसके नीचे ही है, और इसके नीचे मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक नेगेटिव है, 0 से -100 के बीच में निगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फोर्स आपका अट्रैक्टिव होगा। फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। इसके पीछे अगर आप जाते हैं, R0 के पीछे अगर आप जाइएगा, इधर ग्राफ आएगा, ग्राफ ऊपर चला गया मतलब पॉजिटिव आ गया। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब फोर्स जो होगा आपका वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो R0 से बड़ा के लिए अट्रैक्टिव होता है, और R0 से छोटा के लिए रिपल्सिव होता है। यही है वेरिएशन विथ डिस्टेंस।